दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल से 5 मिनट दूर रह सकते हैं? नहीं ना? लेकिन क्या होगा अगर यही मोबाइल फोन आपकी जान के पीछे पड़ जाए? कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। एक लड़की जब एक नया मोबाइल खरीदती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके साथ बहुत ही अजीब, खतरनाक और भूतिया घटनाएं होने लगती है। क्या ये लड़की उस मोबाइल से अपनी जान बचा पाएगी? यही देखेंगे हम आज की वीडियो में। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी बाकी के हॉरर मूवीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग है, तो इसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। यहाँ पर आपको ऐसे ही हॉरर और थ्रिलर से भरी कहानियां देखने को मिलती है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर से, जिसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। लेकिन वो कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, इट्स माई फोन। अब इंस्पेक्टर को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और वो कॉल को कट करके कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रखे हुए टेबल फैन में अचानक से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलने लगते हैं और तुरंत ही वो फैन टूट जाता है। उसके तेज धारदार ब्लेड से उस इंस्पेक्टर का गला ही कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हम उस ऑफिसर के फोन को देखते हैं, जिसकी बैटरी अपने आप ही कम हो रही थी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लेमेंट नाम के एक टीचर को, जो कि अपने स्टूडेंट को एनर्जी के बारे में पढ़ा रहे थे। वो अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि हमारे चारों तरफ एनर्जी है। एनर्जी का लॉ कहता है कि एनर्जी को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इतना कहकर क्लेमेंट अपने क्लास को खत्म कर देता है। उसके बाद एंटोनी नाम का एक लड़का उनसे मिलने के लिए आता है, जो कि उनके ही फ्रेंड का बेटा था। एंटोनी उनसे मदद मांगने के लिए आया था। वो क्लेमेंट से कहता है कि आप साइंस को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और इतना कहकर एंटोनी अपनी प्रॉब्लम उसे बताने लगता है। एंटोनी बताता है कि उसका सीसीटीवी लगाने का बिजनेस है, जिसके अंदर उसकी एक दोस्त तेजस्विनी भी काम करती है। लेकिन कुछ ही समय से पहले उसके साथ बहुत ही अजीब सी घटनाएं हो रही है। और दोस्तों, यहाँ से हमें तेजस्विनी की कहानी दिखाई जाती है। तेजस्विनी एक सीधी सादी और इंडिपेंडेंट लड़की थी, जो कि शहर में ही रहा करती थी। उसे भी सेल्फीज लेना बहुत ज्यादा पसंद है। वो जहाँ मिले वहां पर सेल्फी लिया करती है। अब ऐसे ही एक दिन तेजस्विनी फेस्टिवल के लिए अपनी मम्मी पापा के घर पर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो और उसका बड़ा भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि दोस्तों तेजस्विनी ने अपने सीसीटीवी बिजनेस के लिए अपने भाई से लोन लिया था। लेकिन उसके भाई ने वो पैसे एक बैंक से उधार लिए थे और लोन लेते समय वो गारंटी होल्डर बन गया था। उससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि उसका भाई उसी बैंक में काम करता है और तेजस्विनी ने अभी तक उसकी ईएमआई के पैसे नहीं चुकाए थे। इसलिए कहते हैं ना, परिवार में कभी भी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। खैर, उसके बाद उसके भाई को बैंक से ताने पड़ते थे और वो लोग उसकी सैलरी में से ही ईएमआई के पैसे भी काट लेते थे। और इसी वजह से इन दोनों के बीच एक दिन झगड़ा हो गया था और अब ये दोनों आपस में बात नहीं करते। अब दोस्तों, रात में तेजस्विनी फेस्टिवल को देख रही थी। उसी वक्त वहां पर कई सारी औरतों के ऊपर माता आ जाती है, जिसको तेजस्विनी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। वो आगे भी रिकॉर्डिंग करती रहती है, लेकिन तभी एक औरत जिसके ऊपर माता आ गई थी, वो उसके फोन पर हाथ मार देती है, जिससे कि उसका फोन पास ही के तालाब में गिर जाता है। अब उसका फोन पूरी तरीके से खराब हो गया था। अगले दिन जब तेजस्विनी काम पर जाती है तो उस फोन को ठीक करवाने का सोचती है, लेकिन वो फोन तो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इस वजह से तेजस्विनी अपने बजट में एक नया फोन लेने का सोचती है और उसे किसी रैंडम वेबसाइट पर 4000 कीमत पर लीसा नाम का एक फोन मिल जाता है। इस कंपनी का नाम तो किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन वो उस फोन को ऑर्डर कर लेती है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अब अगले ही दिन उसका फोन डिलीवर हो जाता है और वो अपने फोन को लेकर काफी एक्साइटेड थी और वो जल्दी से उस फोन से अपनी सेल्फी निकालने लगती है। लेकिन उस फोन की कैमरा क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। खैर, अब अगले दिन तेजस्विनी एक हॉस्पिटल में सीसीटीवी सेटअप करने के लिए जाती है, जिसका वर्क उनको ऑलरेडी मिल चुका था। लेकिन काम करते वक्त वहां का एक डॉक्टर तेजस्विनी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है
और उस डॉक्टर पर चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर एंटोनी भी आ जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि कल रात तेजस्वी ने ही मुझे ऐसे मैसेज भेजे थे, और प्रूफ के लिए वो अपने चैट्स को दिखाने लगता है, जिसके अंदर तेजस्विनी की तरफ से डॉक्टर को सेड्यूस करने वाले इमोजीज भेजे गए थे। ये देखकर तेजस्विनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो डॉक्टर पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि तुमने ये फेक चैट बनवाई होगी। उसके बाद एंटोनी उसे शांत करता है और वहां से ले जाता है। अब ये दोनों उस चैट के बारे में बात करने लगते हैं कि बिना तेजस्विनी के भेजे हुए ऐसे मैसेज गए तो कैसे गए, जिसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उसके बाद तेजस्विनी को लगता है कि हो ना हो इस फोन में ही कुछ फॉल्ट है, इसीलिए वो उस फोन को रिटर्न करने के लिए उस वेबसाइट पर जाती है। लेकिन उस वेबसाइट पर कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं थी, इसलिए अनजान वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए। खैर, अब तेजस्विनी एक शॉपकीपर को अपना फोन दिखाती है। उसे चेक करने के बाद वो कहता है कि ये फोन तो पूरी तरीके से ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब तेजस्विनी उस शॉपकीपर से एक नया फोन खरीद लेती है। देखा, पहले ही इस दुकान से फोन खरीद लेती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। खैर, अब तेजस्विनी लिसा वाले फोन से अपना सिम कार्ड निकालकर उस नए फोन में डाल देती है, जिसके बाद वो लिसा वाले फोन को यूज ना करने का फैसला करती है और उसे कबर्ड में रख देती है। अब रात में अचानक से ही तेजस्विनी के फोन पर उसकी माँ का कॉल आने लगता है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये थी कि वो कॉल लिसा वाले फोन पर आ रहा था, जिसके अंदर कोई सिम कार्ड था ही नहीं। ये देखकर तेजस्विनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अगले दिन अपनी माँ से जाकर पूछती है कि क्या उन्होंने उसे कल रात कॉल किया था। उसकी माँ जवाब देती है नहीं, उन्होंने कल रात उसे कोई भी कॉल नहीं किया था। ये सुनकर तेजस्विनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब उसको फिर से लगने लगता है कि शायद इस फोन के अंदर ही कुछ ग्लिच होगा, इसीलिए वो उस फोन को तालाब के अंदर फेंक देती है। पर घर पर आकर कुछ ही देर के बाद उसका एक फ्रेंड उसे वो फोन वापस लौटाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा ये फोन मुझे तालाब के पास मिला, यानी कि तालाब के अंदर नहीं, उसके आसपास मिला। जिसके बाद ये फोन तेजस्विनी के पास ही आ जाता है और अब तेजस्विनी समझ जाती है कि ये कोई आम फोन नहीं है। अब इसके बाद तेजस्विनी उस फोन से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। यहाँ तक कि अगर वो उस फोन को चोट पहुंचाती तो खुद तेजस्विनी को ही चोट लगती थी, और जब जब वो फोन उससे दूर रहता तब तेजस्विनी के शरीर पर अजीब से निशान आने लगते। लेकिन जैसे वो उस फोन को अपने पास लेकर आती, वो निशान अपने आप ही ठीक होते थे। अब तेजस्विनी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस फोन से अपनी जान छुटाए, इसलिए वो उस फोन के डीलर से मिलने का फैसला करती है, जिसकी शॉप से उसे वो फोन डिलीवर हुआ था। अगले दिन वो और एंटोनी उस डीलर से मिलने के लिए जाते हैं। वहां जाकर उनको पता चलता है कि फिलिप की तो पिछली रात ही मौत हो चुकी है, यानी कि उस फोन को पता चल चुका था कि ये लोग डीलर के पास जाएंगे। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पिछली रात फिलिप के साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि उस फोन की वजह से ही फिलिप की मौत हो जाती है। वो लीसा वाला फोन फिलिप के पास भी मौजूद था। फिलिप की मौत के बाद उस फोन की बैटरी अपने आप ही कम होने लगती है और वो फोन अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में उस इंस्पेक्टर के साथ होता हुआ देखा था, यानी कि उस इंस्पेक्टर के पास भी लीसा वाला फोन था। अब तेजस्वी ने उसके घर के टेबल पर वो लीसा वाला फोन देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि इसकी मौत भी इसी फोन की वजह से हुई है। उसके बाद वो फिलिप के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है और वहां पर वो एक बात नोटिस करती है कि उसके हर एक फोटो में एक नंबर लिखा हुआ था, जैसे कि 21, 16, 12, इस तरह से। उस दिन तेजस्वी ने खुद की एक सेल्फी निकालती है तो उस फोटो में उसे 16 नंबर दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे कुछ भी नंबर लिखा नहीं था। अब उसके अगले दिन तेजस्वी ने एक और सेल्फी निकालती है तो उसमें 15 नंबर लिखा हुआ था। ये देखकर तेजस्विनी को समझ आ जाता है कि ये एक तरह का काउंटडाउन है और उसके पास अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। अब ये तेजस्विनी की सारी बातें एंटोनी क्लीमेंटो को बता रहा था। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भूत प्रेत में नहीं मानता। हो सकता है कि ये चीज इत्तेफाक से हो रही हो, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तो मैं इसमें एक बार रिसर्च जरूर करूंगा। एंटोनी उसे ये भी बताता है कि
फिलिप ने ये फोन अहमद नाम के एक और बंदे को भेजा था और तेजस्विनी आज उससे मिलने के लिए गई है। यहाँ हम तेजस्विनी को देखते हैं जो कि अहमद का पता ढूंढकर उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि अहमद तो उसके ही दोस्त का बॉयफ्रेंड है। अब बातों ही बातों में वो अहमद को एक सेल्फी लेने के लिए कहती है। उसके बाद जब वो उस सेल्फी को चेक करती है तो उसके अंदर 3 नंबर लिखा हुआ था, यानी कि अहमद के पास अब बस 3 दिन ही बचे थे। लेकिन तेजस्विनी उसे ये बात नहीं बताती क्योंकि यहाँ तो तेजस्विनी की खुद की जान ही खतरे में थी और उसे ही अब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता था, तो वो अहमद को क्या ही बताती। अब क्लेमेंट उन दोनों को शाम को अपने घर पर बुलाता है और उन्हें बताता है कि इस फोन के अंदर जितना भी डाटा था उसे मैंने चेक किया। उसके एक हिडन फोल्डर में मुझे कई सारे वीडियोस मिले। उस वीडियो में एक लड़का इस फोन को कैसे बनाया गया है ये बता रहा था। इससे उनको पता चल जाता है कि इस फोन को इसी लड़के ने बनाया है। अब ये लोग उस लड़के के बारे में पता करने लगते हैं। उस वीडियो के पीछे एक कंपनी का लोगो था। उसकी मदद से वो उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। वहां के मैनेजर से उन्हें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है आदर्श, जो इस कंपनी में काम किया करता था। आदर्श को अपना काम बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो हमेशा ही इनोवेशन करने में डूबा रहता था। और तो और वो अपने कमरे में किसी को भी आने नहीं देता था। एक दिन अचानक उसके कमरे में आग लग गई और उस रूम का दरवाजा ओपन नहीं हुआ और उसकी वहीं पर जलकर मौत हो गई। उसके बाद मैनेजर आदर्श के एक फ्रेंड नवीन के बारे में बताता है जो उन्हें और ज्यादा जानकारी दे सकता था। अब ये तीनों लोग नवीन से मिलने के लिए चले जाते हैं। नवीन उन्हें बताता है कि आदर्श उस वक्त मोबाइल की बैटरी पर काम कर रहा था, एक ऐसी बैटरी जिसे चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े और सराउंड में मौजूद एनर्जी की वजह से वो अपने आप ही चार्ज हो जाए। अब आदर्श ऐसी बैटरी बनाने में सक्सेसफुल भी हो चुका था और उसने उस फोन का लीजा नाम रखा। उसे जयंत गुप्ता नाम के एक इन्वेस्टर से फंड भी मिलने वाला था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीजें बिगड़ गई। उस इन्वेस्टर ने उस फोन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसके फोन का कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आदर्श को पता चलता है कि इन्वेस्टर जयंत ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। उसने आदर्श को इतनी कम डेडलाइन दी जिससे कि वो अपना काम पूरा ना कर सके और आदर्श से उस फोन को कम पैसों में खरीद कर दूसरी कंपनी में करोड़ों में बेच सके। उस इन्वेस्टर का सारा प्लान आदर्श को पता चल जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के चलते वो उस इन्वेस्टर जयंत को खत्म कर देता है। जब ये बात नवीन को पता चलती है तो वो उसे आदर्श को यूएस आने के लिए कहता है, क्योंकि उस वक्त नवीन भी यूएस में रहता था और वहां जाकर आदर्श बच सकता था। अब आदर्श उसकी बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने साथ उन फोन्स को ले लेता है और उस लैब को आग लगा देता है। लेकिन जब आदर्श उस लैब से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो अचानक पता नहीं कैसे उस लैब का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। उसे वहां से बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं मिला और जलकर उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब ये सब घटना जानने के बाद ये तीनों लोग अपने घर पर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक और बात पता चलती है कि आदर्श की लैब से वो 4 लीजा फोन मिले थे। उसमें से एक फोन इंस्पेक्टर के पास था जिसकी स्टार्टिंग में मौत हो गई थी और बचे हुए 3 फोन फिलिप को भेज दिए गए थे, यानी कि आदर्श की आत्मा ही इन सबको मार रही थी। अब दोस्तों अगले दिन तेजस्विनी अहमद को कॉल करती है क्योंकि उसे पता था कि उसका आज आखिरी दिन है, लेकिन यहाँ पर अहमद का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वो उसके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन तब तक तो अहमद की मौत हो चुकी थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अहमद के गले में जो हेडफोन थे वही उसका गला दबा रहे थे और उसके कमरे में जो एसी लगा था उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर तेजस्विनी को भी बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो भी अब मरने वाली थी। इसीलिए वो अपने लाइफ के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताने लगती है। वहां पर जाकर वो अपने बड़े भाई से माफी भी मांगती है और उसके साथ अच्छे से बात भी करती है क्योंकि तेजस्विनी का उसके साथ पहले झगड़ा हो चुका था। इस वजह से उसका भाई भी खुश हो जाता है। यहाँ पर हम टीचर क्लेमेंट को देखते हैं जो ये सब बातें अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम इसे एक आत्मा मत समझो, तुम इसे एक एनर्जी समझो जिसे खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन रोका जरूर जा सकता है। अब क्लेमेंट को लिफ्ट से जाते वक्त एक जबरदस्त आइडिया आता है और उसके बारे में वो एंटनी और तेजस्विनी को बताने लगता है। वो कहता है कि
जिस तरह से लिफ्ट के अंदर सिग्नल नहीं आता, उसी तरह से हम इस फोन के अंदर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रोक दे तो ये भी काम नहीं करेगा। इसलिए अब ये उस फोन को सिल्वर फॉइल में कवर करके एक ओवन में डाल देते हैं और उसे भी सिल्वर फॉइल से रैप अप कर लेते हैं। लेकिन होता यह है कि अगले ही दिन वो ओवन ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर फोन बिल्कुल ठीक था। अब तेजस्विनी उससे एक सेल्फी लेती है और उसके अंदर 2 नंबर लिखा हुआ था। लेकिन पिछला दिन दूसरा दिन था, यानी कि तेजस्विनी को एक और दिन एक्स्ट्रा का मिल गया था। मतलब इन लोगों का ये तिगड़म थोड़ा सा काम कर गया था। लेकिन अब इन लोगों को उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत थी। इसलिए वो लोग एक थिक मेटल वाले सिलेंडर को बनाने का सोचते हैं, जिसके अंदर उस फोन को हमेशा के लिए डालकर उसकी वेल्डिंग करके उसे पैक किया जाएगा। अब ये इस काम को एक वेंडर को दे देते हैं। उसके बाद रात को उस वेंडर का उन्हें कॉल आता है कि आपका सिलेंडर बनकर तैयार है। अब ये सभी लोग उस जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में वो आत्मा उनको रोकने की पूरी कोशिश करती है, उनके ऊपर लाइट के खंभे गिराती है। लेकिन फाइनली किसी तरह ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस शॉप पर पहुंचने के बाद भी आदर्श की आत्मा इन लोगों को मारने की कोशिश करती है। और दोस्तों यहाँ पर हर तरह के इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया है कि वो कितने खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। इसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो आत्मा इन लोगों को मारना चाहती थी, लेकिन तेजस्विनी किसी तरह उस फोन को सिलेंडर के अंदर डाल देती है और तभी एंटोनी मशीन को स्टार्ट कर देता है और अगले ही पल में उस सिलेंडर की वेल्डिंग हो जाती है और वो फोन हमेशा के लिए उस सिलेंडर के अंदर कैद हो जाता है। अब अगले दिन हम तेजस्विनी को देखते हैं जो काफी रिलैक्स लग रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। उस टीचर क्लीमेंट के कंप्यूटर में उस फोन का सारा डाटा पड़ा हुआ था और यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वो आत्मा एक कोडिंग फॉर्म के एनर्जी के रूप में फंस चुकी थी और वो कंप्यूटर अपने आप ही ऑपरेट होने लगता है। यानी कि अब यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। दोस्तों यहाँ पर आदर्श की आत्मा पूरी तरीके से बुरी बन चुकी थी। उसको किसी के साथ भी लेना देना नहीं था और जिसके पास भी वो फोन था उसे वो मार देता था। और जब तक उस एनर्जी को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक मौत का यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। और इसी नोट पर यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।